हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टॉप 40 जीव विज्ञान के प्रश्नों के बारे में। जैसा कि आप सब जानते हैं कि सामान्य विज्ञान में जीव विज्ञान के प्रश्न काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो इसी से रिलेटेड मैं आपके लिए टॉप 40 प्रश्न लेके आया हूं जो कि अक्सर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और लगातार रिपीट होते रहते हैं। वीडियो शुरू करें उससे पहले एक बात कहना चाहूँगा कि वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना बिना स्किप किए, ताकि आपको सभी क्वेश्चन की पूरी डिटेल समझ में आ सके और कोई भी क्वेश्चन आपसे छूटे ना, क्योंकि ये आपकी आने वाली परीक्षाओं के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित होंगे। मैंने अच्छे लेवल के क्वेश्चन लिए हैं, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लिए हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1 है कि जीव विज्ञान के जनक के नाम से किसे जाना जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, अरस्तु को जीव विज्ञान के जनक के रूप में जाना जाता है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 पर। मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, जांग, यानी कि जो हमारी जांग होती है इसके अंदर हड्डी पाई जाती है, फीमर नामक हड्डी। मैं आपको बता देता हूँ कि फीमर हड्डी जो होती है ये हमारे शरीर की सबसे लंबी हड्डी होती है और ये पाई जाती है हमारी जांघों के अंदर। प्रश्न नंबर 3, माता पिता के गुण उनकी संतानों में किसके द्वारा स्थानांतरित होते हैं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, माता पिता के गुण उनकी संतानों में गुणसूत्रों के द्वारा यानी कि क्रोमोसोम्स के द्वारा स्थानांतरित होते हैं। अब बात आई है गुणसूत्र की, क्रोमोसोम्स की, तो मैं आपको बता दूं कि मनुष्य के अंदर कुल 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं, यानी कि 23 के जोड़े में होते हैं ये गुणसूत्र, जिनमें से 22 जोड़े गुणसूत्र पुरुष और महिला दोनों में समान होते हैं। लेकिन जो 23वां जोड़ा गुणसूत्र का होता है वो महिला के अंदर XX और पुरुष के अंदर XY पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4 पर। किस कारण एक माता पिता की सभी संतानें एक समान नहीं होती। तो ये हम सब जानते हैं कि एक ही माता पिता की सभी संतानों के रंग रूप और उनकी आदतें जो होती हैं वो अलग अलग होती हैं। तो इसका कारण यही है कि आनुवंशिक विभिन्नता और वातावरण की विभिन्नता के कारण एक ही माता पिता की संतानें समान नहीं होती। प्रश्न नंबर 5, बच्चों के लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी क्रोमोसोम होता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि बच्चों का लिंग निर्धारण जो होता है वो पिता के क्रोमोसोम्स के द्वारा होता है, पिता के गुणसूत्रों के द्वारा होता है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि मनुष्य के अंदर कुल 46 गुणसूत्र होते हैं, ठीक है, जिसमें से 44 गुणसूत्र जो होते हैं वो पुरुष महिला दोनों में समान होते हैं। लेकिन जो 23वां जोड़ा गुणसूत्र का होता है वो स्त्री के अंदर XX और पुरुष के अंदर XY पाया जाता है। तो जब पुरुष के Y क्रोमोसोम का मिलन स्त्री के X क्रोमोसोम से होता है तो यहाँ पर लड़के का जन्म होता है, और वहीं बात करें कि जब पुरुष के X क्रोमोसोम का मिलन स्त्री के X क्रोमोसोम से होता है तो लड़की का निर्माण होता है। तो इस तरह से बच्चे के लिंग निर्धारण की प्रक्रिया चलती है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 6 पर। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। ये प्रश्न काफ़ी बार एग्जाम्स में रिपीट हो चुका है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, लार के अंदर टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है जो कि जीवाणुओं को नष्ट करता है। प्रश्न नंबर 7, दांत का शिखर किसका बना होता है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, दांत का शिखर एनामिल का बना होता है, क्योंकि दांत के ऊपर जो आवरण होता है, आपने देखा होगा दांत के ऊपर सफ़ेद सफ़ेद जो आवरण होता है यही होता है एनामिल, और ये हमारे शरीर का सबसे कठोर पदार्थ है। तो दांतों की जो हड्डियां होती हैं इनके ऊपर एनामिल की परत चढ़ी होती है जो कि हमारे दांतों को मजबूती प्रदान करते हैं। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 8 पर। पित्त निम्न में से किसके द्वारा पैदा किया जाता है। यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों, पित्त जो है ये यकृत के द्वारा उत्पन्न किया जाता है, और अगर प्रश्न आता है कि पित्त कहाँ पर एकत्रित होता है तब आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पित्ताशय के अंदर पित्त एकत्रित होता है, लेकिन पित्त का निर्माण जो है वो यकृत में किया जाता है। दोस्तों, इसे आप जरूर याद रखना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 9 पर। लेकिन मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि प्रश्न नंबर 9 और 10 में मिसप्रिंट होने की वजह से उन्हें रिमूव कर दिया गया है। अब हम देखेंगे प्रश्न नंबर 11, रक्त समूह का आविष्कारक कौन है, मतलब रक्त समूह की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, रक्त समूह का आविष्कारक था वैज्ञानिक लैंडस्टीनर। प्रश्न नंबर 12, संपूर्ण शरीर के द्रव्यमान का कितने प्रतिशत रक्त की मात्रा होती है। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, हमारे शरीर के अंदर द्रव्यमान की 7% रक्त होता है, ठीक है। अगर हम ये कहते हैं कि हमारे शरीर के अंदर 5.5 या 6.5 लीटर ब्लड होता है तो ये बात बिल्कुल गलत होगी, क्योंकि जो ब्लड है वो हमारे बॉडी वेट रेशियो के अकॉर्डिंग कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। तो अगर किसी व्यक्ति का वेट मान के चलिए 60 kg है तो उसका 7% जब हम निकालेंगे तो लगभग ये आएगा 4.2 लीटर, ठीक है। तो अगर किसी व्यक्ति का वेट 60 kg है तो उसके अंदर लगभग 4.2 लीटर ब्लड पाया जाता है। तो इस तरह से हमारे शरीर के अंदर हम ब्लड को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 13 पर और देखते हैं कि क्या कुछ पूछा गया है। मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य कौन करता है।
यहाँ पर ये क्वेश्चन काफ़ी सारे एग्जाम्स में पूछा गया है और उसकी भाषा ये थी कि मानव शरीर में ब्लड बैंक किसे कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। प्लीहा जो होता है ये मानव शरीर के रुधिर बैंक का या ब्लड बैंक का काम करता है। प्रश्न नंबर 14, कैंसर के उपचार के लिए प्रयुक्त रेडियो आइसोटोप कौन सा है। तो कैंसर के उपचार के लिए रेडियो आइसोटोप कोबाल्ट 16 का यूज किया जाता है, कोबाल्ट 60 का यूज किया जाता है। तो ये ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। आगे देखिए प्रश्न नंबर 15। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 15 है कि भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। भोजन का पाचन एक उपचयन अभिक्रिया है। तो यहाँ पर अगर ऑप्शन के अंदर ऑक्सीकरण दिया जाता है, ऑक्सीडेशन, तो वो भी बिल्कुल सही होगा, क्योंकि उपचयन का मतलब ही होता है ऑक्सीकरण, जो कि अपचयन के बिल्कुल विपरीत होता है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए सही होगा कि भोजन का पाचन जो है ये एक प्रकार की उपचयन अभिक्रिया है। प्रश्न नंबर 16, शरीर का तापक्रम कहाँ नियंत्रित होता है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। दिमाग के हाइपोथैलेमस नामक भाग के अंदर हमारे शरीर का तापमान नियंत्रित होता है। प्रश्न नंबर 17, मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली क्या कहलाती है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली को ड्यूरामीटर के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। मनुष्य के मस्तिष्क में कुल 3 झिल्लियाँ पाई जाती हैं, जिसमें से सबसे बाहरी झिल्ली होती है ड्यूरामीटर। इसे आप जरूर याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 18 पर। एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। मनुष्य का रक्तचाप 120 से 80 होता है। और पर बात करें कि रक्तचाप किससे मापा जाता है, तो ये मापा जाता है स्फिग्मोमैनोमीटर नामक उपकरण के द्वारा, जिसमें एक पारे के अंदर, ठीक है, पारा भरा होता है। तो उसी की 120 से 80 mm ऑफ Hg की हम बात करते हैं जब हम रक्तचाप की बात करते हैं। तो अगर किसी व्यक्ति का ब्लड प्रेशर 80 से 120 के बीच में है तो वो नॉर्मल माना जाता है। अगर किसी व्यक्ति का ब्लड प्रेशर यानी कि रक्तचाप 80 से कम है तो वो लो ब्लड प्रेशर का मरीज कहलाता है। और अगर किसी व्यक्ति का ब्लड प्रेशर 120 से ज़्यादा आता है तो वो हाई ब्लड प्रेशर का मरीज कहलाता है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 19 पर। उच्च रक्तचाप की अवस्था को क्या कहा जाता है। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि अगर किसी व्यक्ति का ब्लड प्रेशर 120 mm ऑफ Hg से ऊपर चला जाता है तो इसे हम उच्च रक्तचाप की अवस्था कहते हैं। तो उच्च रक्तचाप की अवस्था को मेडिकल साइंस के अंदर हाइपरटेंशन के नाम से जाना जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। हाइपरटेंशन कहलाती है 120 mm ऑफ Hg से ऊपर का ब्लड प्रेशर। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 20 पर। फेफड़े का आकार कैसा होता है। तो यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। फेफड़े का आकार शंकुआकार होता है। इसे आप जरूर याद रखेंगे। प्रश्न नंबर 21 पर बढ़ते हैं कि मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है। तो यहाँ पर दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कि मानव शरीर में जो पाचन होता है उसमें से अधिकांश भाग जो होता है वो छोटी आंत के अंदर संपन्न होता है। वहीं बात करें कि पानी का सबसे अधिक अवशोषण किस में होता है, तो बड़ी आंत के अंदर पानी का सबसे अधिक अवशोषण होता है। इसे भी आप जरूर याद रखेंगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्नलिखित में से किस पदार्थ में बदल जाते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। पाचन क्रिया के अंदर जो प्रोटीन होते हैं वो एमिनो अम्ल में बदल जाते हैं। जैसे कि आपको पता होगा कि प्रोटीन जो होते हैं वो एमिनो अम्ल के ही बहुलक होते हैं, यानी कि एमिनो अम्ल से मिलकर बने होते हैं प्रोटीन। इसलिए जब उनका पाचन होता है तो उनका विघटन हो जाता है, वो टूट जाते हैं अपने मूल अणुओं के अंदर जो कि होते हैं एमिनो अम्ल। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 23 पर। तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक और शेयर जरूर करना। प्रश्न नंबर 23 है कि उच्च उन्नतास पर मानव शरीर में आरबीसी की संख्या में क्या परिवर्तन आएगा। तो इसका उत्तर होगा कि इनकी संख्या बढ़ जाएगी, इनके आकार पर कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसका रीज़न मैं आपको बता देता हूँ कि जब हम ऊंचाई पर होते हैं तो वहाँ पर ऑक्सीजन कम होती है। और जैसे कि हम जानते हैं कि हमारी जो आरबीसी होती हैं इनके अंदर हीमोग्लोबिन पाया जाता है, जो कि ऑक्सीजन को संवहन करने का कार्य करता है, ऑक्सीजन को ले जाता है। तो जब ऊंचाई पर ऑक्सीजन कम होगी तो हमें ऑक्सीजन की उतनी ज़रूरत है। इस वजह से वहाँ पर आरबीसी की संख्या बढ़ जाती है, ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन का परिवहन किया जा सके। तो यहाँ पर सही उत्तर होगा कि आरबीसी की संख्या बढ़ेगी, इसके आकार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। प्रश्न नंबर 24 है कि ईईजी से किस अंग की कार्यप्रणाली प्रकट होती है। यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। ईईजी के द्वारा मस्तिष्क की कार्यप्रणाली का अध्ययन किया जाता है। और ईईजी की फुल फॉर्म भी काफ़ी बार एग्जाम्स में पूछी जाती है, तो ये होती है इलेक्ट्रोएन्सेलोग्राफी। इसी के साथ यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट टर्म आती है, वो आती है ईसीजी। इसे भी आप जरूर याद रखेंगे कि ईसीजी जो है ये दिल की
कार्यप्रणाली को जांचने के लिए किया जाता है और इसकी फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 25 पर और देखते हैं कि क्या पूछा गया है। मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि मनुष्य के जीवन काल में 2 बार विकसित दांत होते हैं। उनकी संख्या होती है 20, जिसे हम दूध के दांत के नाम से भी जानते हैं, जो कि एक बार गिरने के बाद दोबारा वापस आ जाते हैं हमारे बचपन के अंदर। और बाकी जो 12 दांत होते हैं वो स्थायी यानी कि स्टेबल होते हैं। प्रश्न नंबर 26, मधुमक्खियों का पालना कहलाता है, यानी कि मधुमक्खियों के पालन की क्रियाविधि को क्या कहा जाता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, मधुमक्खियों के पालन को एपीकल्चर के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 27 पर। तो दोस्तों यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि मानव मूत्र का पीला रंग किसके कारण होता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कि मानव मूत्र का जो पीला रंग होता है, जो येलो कलर का हमें यूरिन आता है, उसका कारण होता है यूरोक्रोम वर्णक। तो यूरोक्रोम वर्णक के कारण ही हमारे जो मूत्र होता है उसका रंग पीला होता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 28 पर, कि छिली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, छिली हुई सब्जियों को धोने से विटामिन सी जो है वो निकल जाता है। इस वजह से आगे से आप ध्यान रखना, जब भी आप सब्जियों को बनाने लगें तो उन्हें छीलने से पहले धो लेना, छीलने के बाद मत धोना, क्योंकि उससे विटामिन सी जो है उसका लॉस होता है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 29 पर, निषेचन की क्रिया कहाँ पर होती है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, निषेचन की क्रिया अंडवाहिनी के अंदर होती है। प्रश्न नंबर 30 है, फेफड़ों को ढकने वाला आवरण क्या कहलाता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फेफड़ों को ढकने वाले आवरण को प्ल्यूरा के नाम से जाना जाता है। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 31 पर, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है स्टेपिस नामक हड्डी, और ये हमारे दोनों कानों के अंदर पाई जाती है। अगर बात करें कि कानों के अंदर कुल कितनी हड्डियां पाई जाती हैं, तो दोनों कानों के अंदर 3-3 हड्डियां, मतलब कि कुल 6 हड्डियां हमारे कानों के अंदर पाई जाती हैं, और सबसे छोटी हड्डी होती है स्टेपिस। वहीं पर मैंने आपको सबसे बड़ी हड्डी के बारे में वीडियो के शुरू में कोई क्वेश्चन आया था, उसमें मैंने आपको बता दिया था कि हमारे शरीर की सबसे बड़ी हड्डी जो होती है वो होती है फीमर, जो कि हमारी जांघ में पाई जाती है। दोस्तों चलिएगा देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32 को, पेड़ों की पत्तियों में पाया जाने वाला हरा पदार्थ क्या कहलाता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, पेड़ों की पत्तियों का हरा रंग क्लोरोफिल के कारण होता है। इसे आप जरूर याद रखना, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, क्लोरोफिल। प्रश्न नंबर 33, रक्त में प्रतिस्कंदन पदार्थ कौन सा है? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रक्त में प्रतिस्कंदन पदार्थ होता है हेपेरिन। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पर, आरएच फैक्टर का नाम किससे संबंधित है? तो आरएच फैक्टर का नाम बंदर से संबंधित है। इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। और बंदर से क्यों संबंधित है? क्योंकि सबसे पहले जो ब्लड के अंदर आरएच फैक्टर पाया गया था वो उसकी खोज मकाका रीसस नामक बंदर से की गई थी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पर, तंत्रिका ऊतक की इकाई क्या है? तंत्रिका ऊतक की इकाई न्यूरॉन होती है। इसका ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 36 पर, डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार रिपीट होता है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि इस वीडियो में मैं काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से लेकर आया हूँ। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल, जो कि आपने काफ़ी बार पढ़ा भी होगा। छोटी क्लासों के अंदर भी इस तरह का जो मॉडल होता है डीएनए का, ये मॉडल दिया गया था 2 वैज्ञानिक वाटसन व क्रिक के द्वारा, और इसके लिए इन्हें नोबेल प्राइज़ भी मिला था। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 37 पर, कौन सा विटामिन हमारे शरीर में सबसे अधिक तीव्रता से बनता है? तो हमारे शरीर में सबसे अधिक तीव्रता से बनने वाला विटामिन होता है विटामिन डी। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, कि विटामिन डी जो है ये हमारे शरीर में सबसे तेज़ी से बनता है, और इसको सनशाइन विटामिन भी कहा जाता है, क्योंकि ये हमें सूर्य से मिलता है, इसलिए इसे सनशाइन विटामिन कहा जाता है। इसे भी आप याद रखेंगे। प्रश्न नंबर 38, चेचक के टीके का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चेचक के टीके की जो खोज है, जो इसका विकास है, वो एडवर्ड जेनर नामक वैज्ञानिक ने किया था। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। प्रश्न नंबर 39, मनुष्य के आंसू में कौन सा एंजाइम होता है जिससे कि जीवाणु मर जाते हैं? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, मनुष्य के आंसू में लाइसोजाइम नामक एंजाइम पाया जाता है जिससे कि जीवाणु नष्ट हो जाते हैं। वहीं अगर बात करें कि मनुष्य के आंसू किस ग्रंथि से निकलते हैं, तो हमारी आंखों के जो कोना होता है नाक के पास, यहाँ पर पाई जाती है लैक्रीमल नामक ग्रंथि। कौन सी? मैं अभी आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ कि लैक्रीमल ग्रंथि होती है।
इसी से आंसू निकलते हैं, इसे भी आप याद रखेंगे। और आंसू के अंदर लाइसोजाइम एंजाइम पाए जाते हैं जो कि जीवाणुओं को नष्ट कर देते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40, कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कैंसर संबंधी रोगों के अध्ययन को ओंकोलॉजी के नाम से जाना जाता है। तो ओंकोलॉजी विज्ञान की वह शाखा होती है जिसके अंतर्गत कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन किया जाता है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर जरूर करना, क्योंकि काफ़ी मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। तो मिलेंगे दोस्तों ऐसी ही कोई एजुकेशनल वीडियो के साथ। टिल देन, वंदे मातरम, जय हिंद एंड बाय।